आज की जो स्टोरी है वो किसी अपराधी या किसी गैंगस्टर की नहीं बल्कि एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसको सुलझाने में पुलिस को भी पसीने आ गए। एक लड़की की मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के सामने कई पहलू थे और पुलिस किस पहलू से शुरुआत करे इसके बीच में फंसी हुई थी, क्योंकि लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ अलग गवाही देती थी और जो लड़की की जेब से खत मिला था वो अलग। और इससे बड़ी बात यह है कि जो खत में जिन लड़कों के नाम थे, जब उन लड़कों से पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि इस लड़की को देखना तो दूर, जानना तो दूर, उन्होंने कभी अपने दोस्तों के साथ भी इस लड़की को नहीं देखा। अब कौन सही है और कौन गलत, इन सब के बीच पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाया जाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इतने कन्फ्यूजन के बीच पुलिस ने जितनी शालीनता से इस केस को सुलझाया वो बड़ा दिलचस्प था। क्या है इस पूरी कहानी का सार, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी है राजधानी दिल्ली की। इसकी शुरुआत होती है 27 फरवरी 2019 को। करीब 3 के आसपास का समय हो रहा होगा, 3 या 4 बज रहे होंगे। पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि सरिता विहार के रेलवे ट्रैक पर एक बोरी में लड़की की लाश है। अब ये सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में पहले से ही महिला सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े इंतजाम की बात होती रही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे केस आना एक पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सवाल थे। और 2012 के बाद से, जब से वो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद से तो पुलिस ने भी महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं महिला सुरक्षा को लेकर। अब पुलिस को ऐसी न्यूज़ मिलना सीनियर अधिकारियों के लिए भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। अब जब ये फ़ोन आया तो सीनियर अधिकारियों के कान खड़े होते हैं और वो अपनी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचते हैं। उस बोरी से लड़की की लाश निकाली जाती है। उसकी उम्र करीब ऐसी होगी 24 या 25 साल। उस लाश को देखकर लग रहा था कि ये 2 या 3 दिन पुरानी होगी, क्योंकि सर्दी का समय था तो लाश में ना तो कोई ऐसी बदबू थी और ना ही वो सड़ी गली थी। पुलिस को शव को देखते ही ये समझ में आ गया था कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है, क्योंकि लड़की के चेहरे पर और शरीर पर खरोंचने के निशान थे, उसको काफ़ी चोट लगी हुई थी। अब इस सब के बावजूद अक्सर देखा जाता है कि जब ऐसा कोई ब्लाइंड मर्डर केस होता है तो उसकी पहचान करना मुश्किल होता है, लेकिन ये केस अलग था। अब अक्सर पुलिस किसी भी लाश की अगर शिनाख्त करनी होती है या कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो उस लाश की तलाशी लेती है कपड़ों से, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे उसकी पहचान हो सके। तो महिला पुलिसकर्मियों ने इसकी भी जांच पड़ताल की, तो इस लड़की के जींस से एक लेटर और एक फ़ोन बरामद होता है। अब ये फ़ोन मिलना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं गुमराह करने का एक संदेश था, क्योंकि ये बात पुलिस भी जानती है कि अगर कोई अपराधी किसी को मारता है तो वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स या फ़ोन वगैरह कहीं निकाल कर फेंक देता है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो पाए। लेकिन इस केस में कुछ अलग था। अब वो खैर चलो, सबूत तो सबूत होता है, तो पुलिस ने फ़ोन लिया और लेटर को अपने कब्जे में लेकर लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जब पुलिस उस लेटर को पढ़ती है तो लड़की उस लेटर में जिनसे वो परेशान थी अपनी रिलेशन के बारे में कुछ नाम लिखती है, जिन्होंने उसे मौत के घाट उतारा था उनके नाम और पते उस लेटर में लिखती है। एक्चुअल में उस लेटर में क्या लिखा था वो मैं आपको बताता हूं। लेटर में था कि मैं सिमरन अंबेडकर नगर की रहने वाली हूं। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी के रहने वाले आरुष और मैं दोनों आपस में प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आरुष पहले से शादीशुदा है। आरुष के माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं उससे मिलूं। आरुष का परिवार की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आरुष भी अपनी माँ से मिल गया है। आरुष उसके दो और दोस्त मुझे डरा रहे हैं। वो काफ़ी समय से धमका भी रहे हैं, मेरे से पैसा मांग रहे हैं। इन दोनों ने मेरा अश्लील वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या कर दी जाती है तो ये तीनों लड़के ही मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। उन तीनों के नाम और मोबाइल नंबर मैं इसी में लिख रही हूँ। तो पुलिस इस लेटर की शिनाख्त करने के लिए और ये पुख्ता सबूत करने के लिए कि लेटर इसी की राइटिंग का है, इसी लड़की की राइटिंग का है, तो वो उसके अंबेडकर नगर वाले पते पर पहुंच जाती है। तो वहां जाकर पता लगता है कि उसके पिता ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट 25 फरवरी 2019 को थाने में दर्ज कराई थी, और क्योंकि यह घटना 27 फरवरी की थी।
अब पुलिस को लगा कि ये केस बिल्कुल आसान है, तो वो लेटर में लिखे नाम आरुष और उनके दोस्तों को पकड़ती है। अब पुलिस आरुष के घर जाती है तो पता लगता है आरुष बाहर है। अब पुलिस आरुष को बाहर से गिरफ्तार करती है, उसे अपनी हिरासत में लेती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। अब इसी बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उस लड़की की, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है जिससे पुलिस फिर से सन्न हो जाती है। अब इस रिपोर्ट में पुलिस का शक सही था, क्योंकि इसमें जो खुलासे हुए थे वो ये थे कि लड़की के साथ पहले दरिंदगी हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट में मल्टीपल इंजरीज थी, यानी कि बहुत सारे घाव थे। अब ये सारी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आरुष और जो लेटर में आरुष से अलग दो जो नाम थे उनको हिरासत में लेती है और केस में तेज लाते हुए पूछताछ करती है। लेकिन जब इनसे पूछताछ होती है तो कुछ ऐसा सामने आता है कि पुलिस की जांच जो उन्होंने अब तक की थी, पुलिस को यह एहसास होता है कि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आरुष और उसके दो अन्य दोस्तों का यह कहना था लड़की को लेकर कि उसे जानना तो दूर, उन्होंने कभी उस लड़की को देखा भी नहीं। अब पूछताछ चलती रही, आरुष से अलग पूछताछ होती, उसके दोनों दोस्तों से अलग होती, लेकिन वे सभी तीनों बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि वो उस लड़की को नहीं जानते, उनकी कभी उस लड़की से बात नहीं हुई। अब पुलिस इस शक पर उनसे बार बार पूछताछ कर रही थी कि कहीं ना कहीं क्या पता ये इस बात को घुमा रहे हों, पूरी जांच पड़ताल को घुमा रहे हों। तो अब इसको लेकर पुलिस ने उनकी और बैकग्राउंड डिटेल छाननी शुरू की, उनके फ़ोन कॉल डिटेल्स लेने शुरू किए। अब कॉल डिटेल में एक नंबर पुलिस की पकड़ में आता है जिससे सिमरन को, जो वारदात वाले दिन है 27 फरवरी को, उस फ़ोन से, सिमरन के फ़ोन से आरुष को फ़ोन गया था। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि सिमरन के फ़ोन से आरुष को फ़ोन गया था। अब पुलिस उन दोनों नंबर की लोकेशन निकालती है तो वो उसी घटनास्थल की निकलती है, सरिता विहार के पास की। अब जब ये कॉल डिटेल सामने आती है तो पुलिस आरुष से फिर पूछताछ करती है। अब जब इस कॉल के बारे में आरुष से पूछा जाता है तो आरुष के ध्यान आता है और वो पुलिस को बताता है कि हाँ, एक लड़की का कॉल आया था लेकिन सही से बात नहीं हो पाई और फ़ोन बीच में ही कट हो गया। अब इसके बाद पुलिस को थोड़ा सा शक होता है आरुष पर और पिछले 6-7 महीने की उन दोनों के नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो उसमें आरुष की बात पुलिस के सामने सच साबित होती है, क्योंकि आरुष ने कहा था उस लड़की को नहीं जानता और उसकी सिर्फ एक ही बार उस लड़की से बात हुई है। तो जो कॉल डिटेल सामने आती है उसमें आरुष का और उस लड़की के नंबर का कोई लेना देना नहीं था, और इस डिटेल के बाद पुलिस की जांच वहीं आ जाती है जहां वो पहले थी। अब पुलिस सर्विलांस का सहारा लेती है और सरिता विहार के रेलवे लाइन के आसपास जितने भी सीसीटीवी थे उनकी जांच पड़ताल शुरू करती है। तो इसमें एक बहुत संदिग्ध चीज़ दिखाई देती है, वो है होंडा सिटी कार। असल में उसमें सीसीटीवी में सामने आता है कि एक होंडा सिटी कार से इस लड़की की लाश को रेलवे लाइन पर फेंका गया था। अब पुलिस उस होंडा सिटी कार का पता लगाती है तो उसमें पता चलता है कि ये कार पूरे दिन के लिए रेंट पर ली गई थी। तो अब जहाँ से रेंट पर ली गई थी, जिसने ली थी, अब पुलिस इस डिटेल में लग जाती है। इसी बीच पुलिस सिमरन की 24, 25, 26 ये तीनों चार मतलब जो घटना थी 27 फरवरी की, उससे पहले की कॉल डिटेल निकाल रही थी। तो पुलिस की नज़र में एक नंबर आता है जिससे सिमरन ने उस दौरान बात की थी और उन दोनों नंबर की लोकेशन सरिता विहार में ही थी। अब जब उस नंबर की जांच हुई जो जिससे सिमरन को फ़ोन किया गया था और उसकी लोकेशन भी सरिता विहार की थी, तो पता लगता है कि वो नंबर मुजफ्फरनगर से लिया गया है और उसका आईडी और पता वो भी फिर फर्जी है। अब इस सब के बाद भी जो सर्विलांस की जो सारी जांच कमेटी थी उसमें भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता है। अब कहीं ना कहीं इस सातिर दिमाग के पीछे, आरोपी के सातिर दिमाग के पीछे पुलिस बेबस नज़र आ रही थी, लेकिन पुलिस चाहती थी कि जल्द से जल्द इस केस को किसी तरीके से वो सुलझाए। तो पुलिस ने भी इसमें और सतर्कता लाई और इसको केस को सोल्व करने की जिद पकड़ ली। लड़की के पिता ने भी अपने बेटी के मर्डर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि वो अब उन्हें लड़की के जाने का गम तो था ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर उनकी बेटी किसी से प्यार करती है और उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उसने कहीं ना कहीं किसी डायरी में ये बात लिखी ज़रूर होगी। और साथ ही जब वो लेटर जो पुलिस ने उसके पिता को दिया था तो वो उनकी लिखाई को मैच करने के लिए अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और उसमें बहुत सारी डायरियाँ, कॉपियाँ जिसमें वो लिखा करती थी उनसे मिलान करते हैं।
अब ऐसे ही मिलान करते करते एक डायरी उन्हें मिलती है जिसमें 2 शब्द लिखे हुए थे, और वो 2 शब्द इस पूरे केस की गुत्थी को सुलझा देते हैं। अब क्या थे वो शब्द, चलिए हम आपको बताते हैं। अब जब सिमरन के पिता को उस डायरी में 2 शब्द मिलते हैं, वो शब्द थे प्रसाद और जॉब, और उसके नीचे एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो सिमरन के पिता उस नंबर पर फ़ोन मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो सिमरन को कभी जानते हैं या इस नंबर पर कभी सिमरन की जॉब को लेकर उससे कोई बात हुई है। तो सामने वाला शख्स बोलता है कि हाँ, वो सिमरन को जानता है, जॉब को लेकर बात हुई थी, लेकिन 20-25 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद से उससे कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब क्योंकि ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि दिमाग ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है, तो जिस तरीके से उस शख्स ने सिमरन के पिता से बात की और उसकी आवाज़ लड़खड़ाई, तो सिमरन के पिता को उस पर शक हो गया। अब इसके बाद सिमरन के पिता ने इस नंबर को पुलिस को सौंपा और पुलिस से कहा कि क्यों ना इस नंबर की भी जांच की जाए। अब पुलिस भी उस नंबर की जांच पड़ताल में लगती है, तो जांच में सामने आता है कि इस नंबर से सिमरन को 20 दिन पहले बात हुई थी। अब क्योंकि पुलिस के हाथ तो वैसे भी कोई ऐसा कुछ ठोस सुराख लग नहीं रहा था, तो पुलिस ने इस नंबर की भी जांच पड़ताल की, लोकेशन निकाली। तो पुलिस के सामने इस नंबर को लेकर जो लोकेशन आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि घटना स्थल पर सिमरन का फ़ोन और इस नंबर की लोकेशन एक जगह थी। अब पुलिस इस शख्स को हिरासत में लेती है। अब इसी बीच जो गाड़ी रेंट पर बुक होती है, जिसने वो गाड़ी रेंट पर ली थी, उनका भी पुलिस को पता लग जाता है और वो भी हिरासत में आते हैं। अब बहुत देर तक तो केस को इधर उधर घुमाने की कोशिश की गई पूछताछ में, लेकिन जब सारी चीज़ें सामने आई खुलकर, रेंट वाले भी जिन्होंने कार रेंट पर ली थी वो भी पकड़े गए, ये जो अलग से नंबर था प्रसाद जॉब करके जो नंबर आया था वो भी पुलिस की हिरासत में आया, तो फिर उसके बाद ये सारा ही केस खुल गया। और इस केस में जो पुलिस के सामने आया वो पुलिस को बिल्कुल हैरान करने वाला था, क्योंकि इस केस में ना तो कोई सिमरन का लेना देना था और ना ही उन दोनों लड़कों का जिनका लेटर में नाम था, आरुष और उसका एक साथी। असल में पूरी कहानी ही कुछ और थी, क्योंकि सिमरन की डायरी में जिसका नाम लिखा था प्रसाद, उसका असली नाम था दिनेश प्रसाद, और वो कुछ महीने पहले तिहाड़ जेल में गया था एक चोरी के इल्ज़ाम में। अब तिहाड़ जेल की जिस बैरक में दिनेश और आरोपी धनंजय दोनों बंद थे, तो उसी में ही एक बुराड़ी केस में एक नया लड़का भी था, बंटी। अब तीनों बैरक में बंद थे, तो दिनेश की और धनंजय की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन किसी बात को लेकर उनका बंटी से झगड़ा हो जाता है। अब क्योंकि उन्हें पता था कि बंटी परिवार से मजबूत है और उसका अच्छा खासा परिवार है, और घटना से 2 महीने पहले दोनों की जमानत होती है, धनंजय और दिनेश की, तो वो बंटी के घर वालों को फंसाने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बंटी के परिवार वालों के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो क्यों ना उसकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाए। लेकिन उनके बीच में एक रोड़ा था, आरुष, जो बंटी का छोटा भाई था। अब उन्होंने सोचा कि एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं कि बंटी के भाई को, आरुष को, एक मर्डर केस में फंसाते हैं जिसमें वो जेल में जाएगा, और इसके बाद उनके 200 गज के एक प्लॉट को हड़पा लेंगे। अब जमीन पर कब्जा और कानूनी दांवपेच के लिए दिनेश और धनंजय की मदद करता है 20 साल का सौरभ भारद्वाज। अब ये तीनों इस एक ऐसा प्लान तैयार करते हैं कि जिससे पुलिस इन तक ना पहुंच सके। अब क्योंकि दिनेश और धनंजय पहले जेल जा चुके थे, तो इन्हें पता था कि पुलिस मोबाइल के ज़रिए इन्हें पकड़ लेगी, तो इसीलिए एक ये फर्जी सिम कार्ड लेते हैं मुजफ्फरनगर से, और वो उसका जो आईडी वगैरह जमा करते हैं, उसका पता भी फर्जी था और नाम भी फर्जी था, और उसके बाद ये एक प्लान तैयार करते हैं। अब इस प्लान में ज़रूरत होती है एक तीसरे शख्स की, जिसकी हत्या में आरुष को फंसाया जा सके। अब जाहिर सी बात है कि अगर लड़के की हत्या करते तो शायद आरुष का फंसना मुश्किल हो जाता, तो इसीलिए दिनेश धनंजय से बोलता है कि उसकी जान पहचान की एक लड़की है जिसको जॉब की तलाश है, तो हम उसे जॉब का लालच देकर उसे हम फंसाएंगे। अब घटना से 20 दिन पहले दिनेश और उस लड़की सिमरन की बात होती है, और दिनेश उससे बोलता है कि वो उसकी जॉब लगवा देगा, तो जब वो कॉल करे तब उसे उस पते पर आना होगा। तो अब क्योंकि सिमरन को जॉब की ज़रूरत थी, तो सिमरन हाँ कर देती है। लेकिन इसके बाद 20 दिन तक इन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं होती, और ये जो 20 दिन का गैप ये इसलिए लिया गया था ताकि पुलिस इन दोनों पर शक ना करे। अब 20 दिन गुजरते हैं, इनका ये अपना प्लान एक्टिव करते हैं, उसके बाद फिर से
अब दिनेश नए सिम से सिमरन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वो सरिता विहार में उसका एक इंटरव्यू करा देगा। यहाँ ये तीनों, सौरभ, दिनेश और धनंजय, इस लड़की को फ्लैट पर लेकर जाते हैं और इसे मारने पीटने की धमकी देकर इससे वो लेटर लिखवा लेते हैं, इसे गैंगरेप की भी धमकी देते हैं। और उस लेटर में ये आरुष के खिलाफ सिमरन से ज़बरदस्ती लिखवाते हैं और इस लेटर को लिखवाने के बाद ये सिमरन के साथ गैंगरेप करते हैं और उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद इन्हें ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इसकी लाश को ठिकाने लगा सके। तो ये छोटे मोटे अपराध करने वाले रहीमुद्दीन और चंद्रकेश के पास पहुंचते हैं और उन्हें 5-5 हज़ार का लालच देकर इस लाश को ठिकाने लगाने की बात करते हैं। लेकिन ये इन दोनों को लाश सौंपने से पहले उसकी जेब में वो लेटर और इसका फ़ोन रख देते हैं ताकि पुलिस उन सबूतों के पीछे लग जाए और इनका पीछा उससे छूट जाए। अब रहीमुद्दीन एक कार बुक करता है पूरे दिन के लिए और वो होंडा सिटी कार में इस लड़की की लाश को रखकर वो वहाँ पर रेलवे लाइन पर फेंक देते हैं। लेकिन उससे पहले ये सबूत मिटाने के लिए जो जो हरकतें करते हैं वो भी थोड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो जिस आईडी से इन्होंने नंबर लिया था वो आईडी और इसका सिमरन का पर्स, ये दोनों नाले में फेंक देते हैं। और ये अब इस ताक में लग जाते हैं कि जब ये केस खुले, ये लेटर पुलिस को मिले, तो आरुष किसी तरह सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन आरुष के जेल में जाने से पहले ही इनके इस मास्टर प्लान की पोल खुल जाती है और आरोपी अब सबके सामने होते हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि जो आरोपी हैं वो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं और वो सोचते हैं कि पुलिस के हाथ कभी नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ता है। और इन तीनों के साथ भी यही हुआ और अब तीनों सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी सिमरन की मर्डर की मिस्ट्री, जिसको पुलिस ने कुछ ही दिनों में सोल्व कर लिया, क्योंकि 27 का एक केस था और 4 मार्च को पुलिस ने इसका खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल क्राइम पेट्रोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और दिलचस्प स्टोरियां आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहें। अब मुझे और मेरे साथी हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।